आज के क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवा दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट्स होना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करी है। आज हम ये देखेंगे कि अगर उसी चार्ज पार्टिकल का मोशन अंडर डिफरेंट कंडीशन की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल डिफरेंट हो तो कैसे मोशन करेगा और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं। ठीक है, तो आज इसको हम समझेंगे कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल, क्या करना है हम लोगों को, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्टडी करनी है। तो लेट कंसीडर करा जाए कि अगर हम देखें तो फोर्स का जो फॉर्मूला अभी तक हम लोगों ने पाया है, वो फोर्स का फॉर्मूला पाया है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। हम लोगों ने इसी को यूज कर रखा है अभी तक, मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रखा है। ठीक है, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और क्योंकि ये फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी तो इसको हम लोग एक डायरेक्शनल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड देगा और ये डायरेक्शन देगा। तो अभी देखें तो हम लोगों को ये मालूम है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनके बीच में एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा। तो हमें ये जानना है कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो अंडर डिफरेंट कंडीशन क्या स्टेट होगी। तो देखेंगे बच्चों कि सबसे पहले अगर हम कह लें कि चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो हम पहली कंडीशन ये जानेंगे, डिफरेंट केसेस हो सकती हैं इसमें। पहला कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन वही हो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको हम कह सकते हैं, केस 1 पढ़ेंगे हम इसमें, व्हेन चार्ज मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब जब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो इसका मतलब इनके बीच में जो थीटा की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो हम कहेंगे थीटा विल बी 0 डिग्री। सेकेंड कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव, व्हेन चार्ज मूव्स, कैसे मूव कर रहा हो, परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। एंड देयर आफ्टर हम देखेंगे केस नंबर 3 कि व्हेन चार्ज मूव नॉन पैरेलल एंड नॉन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉन पैरेलल और नॉन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, when charge move non-parallel and non-perpendicular to magnetic field, it means थीटा की वैल्यू हम लोगों को क्या लेनी है, इट इज नाइदर इक्वल्स टू 0 नॉर इक्वल्स टू 90 और नॉट इक्वल्स टू 180। तो न 90 हो, न 0 और 180 हो। तो ऐसे कंडीशन पे 3 डिफरेंट स्टेट होंगे जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले कंडीशन को, केस नंबर 1 को हम पहले स्टडी करेंगे, फिर केस नंबर 2 को स्टडी करेंगे एंड देयर आफ्टर केस नंबर 3 को स्टडी करेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को हमें समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 है बच्चों कि व्हेन, क्या लिखा है, चार्ज मूव पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब हम कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया जाए कि हम ऐसे कंडीशन पे ये कह लें कि यहाँ हम लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। लेट मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैं कंसिडर करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में रिप्रेजेंट किया। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। दिस इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, vertical line represent y axis and this axis represent z. Okay,
Now if you take the magnetic field along positive direction of x-axis in such a way, ये हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कंसिडर करें हैं? हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को along द डायरेक्शन ऑफ x-axis कंसिडर किया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किधर लिया है डायरेक्शन? तो हम कहेंगे डायरेक्शन हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का पॉजिटिव x-axis की तरफ कंसिडर कर रखा है। नाउ क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है? पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कहते हैं कि लेट हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से हम इस मैग्नेटिक फील्ड में परमिट करते हैं सच दैट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे बच्चों कि इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? तो हम कहेंगे दे आर पैरेलल, सो द वैल्यू ऑफ एंगल विल बी 0 डिग्री एंड व्हेन वी अप्लाई द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इन द फॉर्मूला वी गेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा एंड टू डायरेक्शनल वेक्टर। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी? तो हम कहेंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द वैल्यू ऑफ थीटा हेयर विल बी ऑब्जर्व टू बी 0 डिग्री। हम लोगों ने कितना ऑब्जर्व किया? 0 डिग्री हमें पता चल रहा है। और अगर हम साइन 0 की वैल्यू पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? तो हम कहेंगे सिंस साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी? तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स द चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो ऐसे कंडीशन पे अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन v वेलोसिटी से मोशन करता हुआ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, the force experienced by the charge particle will be 0 and the path of the charge particle is always considered to be straight। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। पहले केस में हम लोगों ने क्या जाना? पहले केस में ये जाना कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल when charge particle with velocity v is moving parallel to magnetic field, it will experience F इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और 0 फोर्स अगर एक्सपीरियंस किया तो हम कहेंगे द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। चार्ज इज अनडेविएटेड, जिस पाथ से वो आया था उसी पाथ से वो चला जाएगा। ठीक है, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब अगर वो स्ट्रेट लाइन एंटर करा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन ही चला जाएगा। साथ में एक चीज़ तो हमने पाया कि फोर्स की वैल्यू कितनी है? 0। पाथ कैसा होगा? अनडेविएटेड, मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट हम कहेंगे क्योंकि फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा है तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई पाथ का, और ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स नहीं लगा है तो एक्सेलरेशन उसके ऊपर नहीं होगा, सो वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया था उसी वेलोसिटी से मोशन करता चला जाएगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ये 3 डिफरेंट पॉइंट हम लोगों ने पाया। पहला पॉइंट क्या है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। कब? जब वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ऐसे कंडीशन पे अगर फोर्स नहीं लगा है तो फोर्स का एक्शन नहीं होगा। फोर्स का एक्शन क्या होता है? इट विल इधर चेंज द वेलोसिटी और डायरेक्शन। तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन विल बी सेम, जो चेंज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अनडेविएटेड, इट विल नॉट चेंज, एंड सेकेंडली वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करवाएं। केस नंबर 2 को देखेंगे हम लोग यहाँ। हाँ, तो केस पहले केस में हम लोगों ने पैरेलल मोशन के केस में क्या पाया? फोर्स की वैल्यू 0, पाथ विल बी अनडेविएटेड एंड वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि व्हेन चार्ज Q move with velocity v perpendicular to
परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे जानेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 2। यहाँ से हम देख रहे हैं ये पार्ट किसका आ गया, पॉइंट नंबर 1 का है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। नाउ इसके लिए हम यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। मान लिया जाए कि हमने कहा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी इनवर्ड डायरेक्शन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने प्लेन ऑफ पेपर पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड कंसिडर कर रखा है। अब इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हम हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने कहा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो हम कहेंगे लेट इट विल बी कंसिडर्ड एज माइनस एक्स एक्सिस, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनवर्ड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है b, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, एक्स एक्सिस के तरफ। नाउ अगर हम इसको कंसिडर कर ले y एक्सिस, एंड इफ यू कंसिडर दिस एज z एक्सिस, ठीक है, तो x y z हमें मिल जाएगा। नाउ अब अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को किधर कंसिडर किया है, इन फिगर b वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड b, और उसकी डायरेक्शन किधर ली गई है, एक्स एक्सिस के तरफ ली गई है। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है b, और उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस के तरफ। ठीक है, एंड वेलोसिटी वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं, लेट द वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इट विल इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इसका क्या है v, और उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने कंसिडर करी है y एक्सिस के तरफ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से मोशन करता हुआ आ रहा था। सो इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस, देखना है हमें ये वाई एक्सिस की तरफ हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट इट विल बी कंसिडर्ड एज क्यू। सो अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे अब इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर थी, इनवर्ड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी आई कैप, एंड वेलोसिटी वेक्टर किधर है, जे कैप। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे 90 डिग्री हेयर। तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू हमें क्या मिला, 90 डिग्री। सो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है हमें, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। सो जो फोर्स की वैल्यू हमें मिली वो फोर्स कैसा होगा, तो हम कहेंगे फोर्स की वैल्यू होगी, इट विल इक्वल्स टू क्यू v की डायरेक्शन किधर है, तो हम कहेंगे v विल इज लॉन्ग जे कैप क्रॉस b, और वो किधर है, तो हम कहेंगे आई कैप। सो ये हमें, अब अगर देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू क्यू वी बी। नाउ अगर देखा जाए तो जे कैप, और हम लोगों ने वेलोसिटी वेक्टर को किधर कंसिडर किया है, वाई एक्सिस के तरफ कंसिडरेशन है हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड को किधर कंसिडर किया है, एक्स एक्सिस की तरफ कंसिडर किया है। तो लेट इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर लें, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, तो हम इसे कह सकते हैं अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस वाली लाइन को, ये वाली एक्सिस को पॉजिटिव कंसिडर करें, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर ले सकते हैं, माइनस बी आई कैप। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, माइनस बी आई कैप। सो हमें जे क्रॉस माइनस आई इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, के मिलता है। तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्शनल फोर्स होगा वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये के क्या रिप्रेजेंट किया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, हमारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो हम कहेंगे फोर्स की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स के कारण हमारा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, तो हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। फिर यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड, लेफ्ट साइड। फिर हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव किया, जैसे जैसे मूव करते हुए हम देखेंगे क्या कि ये चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ पे कैसा मोशन करना शुरू कर देगा, सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल विथ वेलोसिटी v moving in a uniform magnetic field, the force
experienced by the charge particle is always perpendicular to velocity vector as well as magnitude vector, magnetic field vector, and it will keep the charge particle moving in a circle in which force is acting always along the path of circular path, along the center of circular path. तो हमारा चार्ज पार्टिकल क्या किया, हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, QVB, और ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन में हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोर्स लगा है वो सेंटर की तरफ है। तो ऐसे कंडीशन पे ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दिस फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल कैसे मूव किया, यूं गया, हमारी चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर फोर्स लगने लगा। देखिए चार्ज पार्टिकल हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हमारी राइट हैंड के पाम से रिप्रेजेंट करना है। वेलोसिटी कैसी थी, तो हम कहेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। हमने ऐसे कर्ल किया, इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। अब ये फोर्स हमें देखना है, हमें ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे हमारा चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू करेगा और हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी और हमारा चार्ज पार्टिकल एक सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। तो नाउ द चार्ज पार्टिकल व्हेन allowed to move perpendicular to magnetic field, it will trace a path and the path will now be a circular path. अब देखेंगे सर्कुलर पाथ है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा होगा एंड दैट फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट्स वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज QVB। तो हम यहाँ से देखेंगे बच्चों कि जो हमारे पास सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया, सर्कुलर पाथ की जो हमने इक्वेशन देखी, तो हमने कहा कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गई। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को अगर रिलेट करें तो हम कह सकते हैं QVB इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ द वैल्यू ऑफ r इज नाउ कंसिडर्ड टू बी, क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा QB अपॉन, क्या मिला, हम इसको लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू mv अपॉन QB। तो हमने ये पाया कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन किया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें उसने एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस किया और सर्कुलर पाथ जो होगा उसकी रेडियस, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल किया है तो उस सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस होगा और रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं हम यहाँ। रिजल्ट में हम लोगों ने पाया कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ चार्ज पाथ ट्रेस बाई चार्ज will be क्या मिला हमें, will be सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। अब सर्कुलर पाथ ट्रेस किया, पहला पॉइंट हम लोगों ने ये पाया कि चाहे जैसे भी वो मोशन कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद उसका पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर पाथ हो गया। अब अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल किया है, सो द रेडियस ऑफ सर्कल, जिस सर्कल में उसने मोशन किया है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने फॉर्मूले में कैलकुलेट किया है, mv अपॉन QB। हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू mv अपॉन QB। ठीक है, तो हम ये पाया कि जो रेडियस का फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, mv अपॉन QB। ना हो एक चीज़ हमें ये देखना है बच्चों कि इस रेडियस का रिलेशन और भी कई चीज़ों से है। पहली चीज़, ये mv मिलके क्या बनता है, मैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम। सो हम कह सकते हैं दिस मैग्नेटिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेडियस इज ऑल्सो गिवन बाई p, दैट इज मोमेंटम अपॉन QB। सो यहाँ हम देखें तो रेडियस का रिलेशन, पहला हम लोगों ने क्या देखा है कि रेडियस का रिलेशन वेलोसिटी से, यहाँ पहले इक्वेशन में देखें तो हम कहेंगे रेडियस और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हम कह सकते हैं
रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम लोग चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें तो हम पाएंगे रेडियस और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब जिस चार्ज पार्टिकल की ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो लार्जर वेलोसिटी, इसका मतलब हम अगली पॉइंट क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लार्जर द वेलोसिटी, मोर वेलोसिटी लार्जर रेडियस। हमें रेडियस कैसा मिलेगा, बड़ा रेडियस मिलेगा अगर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा वेलोसिटी होने पे रेडियस कैसे मिले, हमें लार्जर रेडियस मिला। सेकंड हम ये देखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाए, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ के फॉर्मूले में देखा जाए बच्चों, तो रेडियस का मैग्नेटिक फील्ड से कैसा रिलेशन है, रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड का इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो विथ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। कैसे, तो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हमारा चार्ज पार्टिकल जल्दी ही एक छोटे सर्कल में मोशन करना शुरू कर देगा। तो और छोटे सर्कल हुआ तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो हम कह सकते हैं सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पाया कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ग्रेटर है, larger strength, more value of B will cause smaller radius। तो अगर हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा जो सर्कल होगा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड घटाएंगे सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे हमारा रेडियस बड़ा हो जाएगा और वेलोसिटी घटाएंगे रेडियस छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने रिलेशन देखा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को। नाउ ये जो हमें Q/m कहा जा रहा है, इस Q/m को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो अगर स्पेसिफिक चार्ज से देखा जाए तो चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो इसके बाद का रिलेशन हम देखेंगे, रिलेशन विथ स्पेसिफिक चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले में बच्चों, यहाँ के फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, तो हम कह सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू R विच इज इक्वल्स टू V अपॉन Q/m इंटू B, ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर लिया जाए तो हम कहेंगे R का Q/m से कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे Q/m से इन्वर्स रिलेशन है। और इस Q/m को हम क्या पढ़ते हैं, इस Q/m को स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। तो दिस Q/m इज कंसिडर्ड टू बी स्पेसिफिक चार्ज। और स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी या स्पेसिफिक चार्ज हम कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, Q/m। तो देखा जाए तो रेडियस और स्पेसिफिक चार्ज के बीच में कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे रेडियस और स्पेसिफिक चार्ज के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो Q/m का रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा, और Q/m का रेशियो ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा, और Q/m की रेशियो अगर कम हुई तो रेडियस भी रेडियस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि जिसका Q/m का रेशियो ज़्यादा है उसके लिए रेडियस की वैल्यू कम। तो इसको नोट कर लिया जाए, स्पेसिफिक चार्ज Q/m की रेशियो ज़्यादा होने का मतलब क्या है, रेडियस स्मॉल हो जाना, स्मॉलर रेडियस। ठीक है, तो जैसे अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे पॉइंट आउट करें तो हम कह सकते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को इरेज कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं, पॉइंट नंबर जो लास्ट में मैंने नोट कर रखा है इसे समझते हैं। तो कहेंगे कि मान लिया जाए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने दो पार्टिकल को अलाउ किया मोशन करने के लिए। ये हमने कंसिडर कर ली मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी, हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैंने दो चार्ज को परमिट किया, पहला चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हमने परमिशन दी कि इसके अंदर v वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से एंटर करता है।
अब हमें ये जानना है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल का रेडियस जो सर्कुलर मोशन, क्योंकि दोनों के पास चार्ज है, दोनों के पास वेलोसिटी है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे हमारा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा रिलेशन है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। सो ये कैसे पाथ को ट्रेस करेंगे, सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेंगे और सर्कुलर पाथ में रेडियस होगा दोनों का डिफरेंट। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में से किसका रेडियस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखते हैं बच्चों, रेडियस का रिलेशन कैसा है चार्ज अपॉन मास के रेशियो से, कुछ इस तरह का रिलेशन है। और जिसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल्स टू मास अपॉन, डायरेक्ट रिलेशन में हो जाएगा मास अपॉन चार्ज से। सो यहाँ से हम लोगों ने दो चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में परमिट किया, दोनों के नेचर डिफरेंट है, इसका मतलब दोनों के सर्कल डिफरेंट हो जाएंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर ऊपर लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लिया जाए, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर घूमना शुरू हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज कौन है, प्रोटॉन। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन हमारा राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ पे देख लिए कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। अब हमें ये जानना है कि किसका रेडियस बड़ा होगा। तो देखना है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्जेस क्या हैं, तो हम कहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। दोनों का चार्ज कैसा है, सेम है, चार्ज दोनों का सेम है। ऐसे कंडीशन पे मास किसका ज़्यादा है, तो हम कहेंगे प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा, अगर देखें सेम चार्ज के लिए अगर मास ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। पहली चीज़ यहाँ समझ रहे हैं कि चार्ज तो सेम है, बट अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब देखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन दोनों के, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या हुआ, तो हम यहाँ से पाएंगे कि दिस विल इक्वल्स टू me अपॉन mp। सो कौन ज़्यादा है बच्चों, तो हम कहेंगे मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक छोटे सर्कल में मूव करेगा और हमारा प्रोटॉन जो है वो एक बड़े सर्कल में मोशन करेगा। तो ऐसे कंडीशन पे हम लोगों ने पाया कि जिसका मास ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक, ये देखें मास और स्पेसिफिक चार्ज में, मास कहाँ है नीचे, तो हम कह सकेंगे अगर सेम चार्ज के लिए मास ज़्यादा है तो हमारी स्पेसिफिक चार्ज उसकी क्या होगी, कम होगी, और कम हुई तो रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने रिलेट किया और रिलेशन करने के बाद ये पाया कि इन द गिवन कंडीशन किसका रेडियस ज़्यादा होगा, तो हम कहें प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ से याद करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे। एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि हमने स्पेसिफिक चार्ज के टर्म्स में आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया है कि स्पेसिफिक चार्ज का रेडियस से कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। और अभी हमने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, इन टर्म्स ऑफ मास। तो हम कह सकते हैं फॉर अ गिवन चार्ज के लिए दो बॉडी का डिफरेंट मास है, तो स्पेसिफिक चार्ज उसकी ज़्यादा हो, उसकी कम होगी जिसका मास ज़्यादा है। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, एंड देयर आफ्टर हम कह सकते हैं अगर स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी कम हो गई तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिलेशन कुछ डिराइव करा है। इसके बाद अब आगे हम लोगों को देखना है, इस पॉइंट को मैं अगर इरेज करूँ तो हम लोगों ने पाया क्या कि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोगों ने मोशन करवाया है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगा और वो फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवा दिया। सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट हम लोगों ने नोट कर रखी है और वो पॉइंट यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब देखना हमें ये है कि मान रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पाया है बच्चों, द रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों को मिला है mv अपॉन mv। व्हाट इज v, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अपॉन qv। सो यहाँ से रिलेट करें तो r और वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन, r और मैग्नेटिक फील्ड का इन्वर्स रिलेशन, r और q बाई m का इन्वर्स रिलेशन। नाउ आगे हम लोगों को देखना है कि अगर दो पार्टिकल की डिफरेंट मोमेंटम गिवन है तो देखेंगे क्या इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हम कहेंगे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है। तो हम यहाँ से पाएंगे रेडियस इज इक्वल्स टू p अपॉन
क्यू बी। सो एक पॉइंट यहाँ से नोट करा जाए तो अगला पॉइंट मैं नोट कर सकता हूँ कि रेडियस का मोमेंटम से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हम कह सकते हैं रेडियस विल बी ग्रेटर, लार्जर रेडियस होगा, आर इज लार्जर व्हेन मोमेंटम दैट इज पी इज लार्जर या मोर। पी की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो दो पार्टिकल दोनों की डिफरेंट मोमेंटम अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज देते हैं तो हम देखेंगे कि जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसका सर्कुलर पाथ का रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रेडियस का रिलेशन मोमेंटम से कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब देखते हैं मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से है, तो रेडियस को हम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है। अगर इसमें हम m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो हम पाएंगे दिस विल इक्वल्स टू m² v² अपॉन, क्योंकि m से मल्टीप्लाई किया है इसलिए m से डिवाइड करेंगे, और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू 1/2 p²/m। mv इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम, तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन m, दिस विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिला, तो हम कहेंगे मोमेंटम इज इक्वल्स टू 2mk, किसके अंदर, रूट के अंदर। सो अगर मोमेंटम के जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो हम देखेंगे रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2mk डिवाइडेड बाई नीचे क्या वैल्यू है, इट विल बी इक्वल्स टू QB। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने पाया क्या कि रेडियस का रिलेशन हमारे काइनेटिक एनर्जी से कैसा है, तो रेडियस का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन है, बट द रिलेशन इज इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया। नाउ अब हम कह सकते हैं R बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, मीन्स दो चार्ज पार्टिकल, एक की काइनेटिक एनर्जी x, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी 4x, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में हम परमिट करते हैं परपेंडिकुलर टू मूव करना मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम देखेंगे जिसका 4x है काइनेटिक एनर्जी उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी इसको और डिटेल में जानेंगे बच्चों। नाउ अब हमको ये देखना है कि अगर तो यहाँ पे रेडियस का रिलेशन हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम कह लें कि मान लिया जाए हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा था। लेट ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट ले लिया हमने और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ले लिया है हमने, और हमने क्या किया, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी। ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर दी और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाया। तो चार्ज पार्टिकल को मोशन करवाने का मतलब ये है कि लेट हमने यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अलाउ किया इसमें मोशन करने के लिए। तो जैसे ही हम देखेंगे एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रख दें दो प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो प्लेट्स के बीच में, तो हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि मान लिया जाए हमने चार्ज पार्टिकल को कंसिडर किया, हम एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख देते हैं, तो हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर हो जाएगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे कंडीशन पे जैसे ही हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है इसलिए उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन हम कहेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ ये मूव करना शुरू करेगा। नाउ क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मोशन किया है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को किसने क्रिएट किया है, तो हम कहेंगे उस वेलोसिटी को क्रिएट किया है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस ने। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में रेडियस को कैलकुलेट, अब देखो अगर हम यहाँ पे परमिट करें तो हम देखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड में जैसे आएगा वैसे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। तो सर्कुलर मोशन मीन्स रेडियस। अब इसको वेलोसिटी किसने दिया, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट के कारण क्रिएट करने के कारण हुआ है। नाउ तो हम यहाँ से देखते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेडियस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हम कह सकते हैं
कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्योंकि अभी पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहती है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं दिस विल के इज इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन हो जाएगी। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी। ठीक है, तो यहाँ से के को देखा जाए तो के का फॉर्मूला क्या आ गया, के इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के, अगर हम के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम देखेंगे व्हाट इज दिस वी, वी इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें जो रेडियस का फॉर्मूला अगला मिलेगा तो वो हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ रेडियस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2m, के जगह पे क्या रखेंगे क्यू वी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन नीचे क्या रखना है, दिस विल इक्वल्स टू क्यू बी। नाउ इसको अगर सॉल्व करें तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हम कह सकते हैं क्यू को अगर रूट के अंदर ले जाया जाए तो क्यू का स्क्वायर चला जाएगा। सो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू 1/b को कांस्टेंट ले लें, बाहर ले लें रूट के, और इस क्यू को भी रूट के अंदर ले जाए तो मिलेगा हमें m/q इंटू वी। वट इज़ दिस v, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग देखें कि रेडियस का पोटेंशियल डिफरेंस से कैसा रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं रेडियस का पोटेंशियल डिफरेंस से स्क्वायर रूट में रिलेशन है। तो रेडियस बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ेगा कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल विल ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के हम लोगों ने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करना चाहें बच्चों, तो यहाँ हम लोगों को ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिले हैं रेडियस को पता करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट जाने हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट ये जाना कि हमारा रेडियस वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन में है। तो अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट कर लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं, इस चीज़ को मैं अगर यहाँ से आपके सारे इक्वेशन को एक साथ लिखूँ तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि रेडियस को कैलकुलेट करने का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को कैलकुलेट करने का हमें जो फॉर्मूला मिला है, रेडियस इज इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला मिला था mv/qv। ठीक है, अगर यहाँ पे v हम लोग मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दें तो हम रिलेशन पाएंगे r1/r2 इज इक्वल्स टू v1/v2। कब, जब हमारा m, q और b कांस्टेंट है तो। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी को डबल टाइम्स बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रहा है कि रेडियस भी डबल टाइम्स बढ़ जाएगा। पहला फॉर्मूला से जाना था। सेकंड, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन। तो हम कह सकते हैं r1/r2 इज इक्वल्स टू, कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, तो इसको लिखेंगे b2/b1। सो कब ऐसा होगा, जब m, q और v वेलोसिटी को हम क्या कर ले, कांस्टेंट कर ले, दिस रिमेन कांस्टेंट। अगर इन तीनों को क्या कर लिया जाए, कांस्टेंट कर लिया जाए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ को कैलकुलेट करने के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड को डबल टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रेडियस कितने टाइम डिक्रीज होगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा रेडियस। अगर मैग्नेटिक फील्ड को हाफ करें तो रेडियस डबल हो जाएगा। ऐसा रिलेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नाउ अब अगर रेडियस का रिलेशन चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज से रिलेट करें तो हम कह सकते हैं r1/r2 इज इक्वल्स टू m1q2/m2q1, ऐसा हो जाएगा। और q/m यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने किसको किसको कांस्टेंट रखा है, v और b को अगर कांस्टेंट रख दे तो। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले से हम लोगों ने ये रिलेशन पाया। अब देखते हैं, हमने लिखा था r का रिलेशन मोमेंटम से, तो r का रिलेटेड मोमेंटम से हमने लिखा था r इज इक्वल्स टू p/,
क्यू बी, तो इसके रिलेशन को लिखा जाए तो हम कह सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू P1/P2। कब? जब Q और V को कांस्टेंट रख दिया जाए। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमने डिराइव करा था कि रेडियस का रिलेशन √2mk/QB ऐसा था। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी से कैसा रिलेशन होगा, तो इट विल इक्वल्स टू K1/K2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सबसे कैसा रिलेशन है, सबके ऊपर पावर 1 का है, यहाँ पावर कितने का आ गया, 1/2 का। तो ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है तो रेडियस कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कब होगा ये कंडीशन, एम क्यू और बी को कांस्टेंट रख दिया जाए तो। ठीक है बच्चों। एंड देयर आफ्टर सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो रिलेशन डिराइव करा था वो क्या था, दिस विल इक्वल्स टू √1/b √2mq/v से। तो हमने यहाँ पे रिलेशन देखे तो ये लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस 1/पोटेंशियल डिफरेंस 2। सो कब होगा ये कंडीशन, जब m, q और b को हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया, तो हम ये रिलेशन पाएंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट रिलेशन हम लोगों ने डिराइव करी, ये डिफरेंट रिजल्ट हम लोगों ने पाया। एक और चीज़ यहाँ हमें समझना है कि बच्चों अगर हम कहें कर्वेचर से रिलेशन, तो इस रिलेशन को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि हम कह लें कि एक सर्कुलर पाथ हमारा ऐसा है, दूसरा सर्कुलर पाथ हमारा ऐसा है, तीसरा सर्कुलर पाथ हमारा ऐसा है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों में से सबसे बड़ा रेडियस किसका है, इस सर्कुलर पाथ का। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस हमारी सबसे बड़ी होगी। और कर्वेचर किसका बड़ा होगा, तो हम कहेंगे अगर रेडियस ज़्यादा होता है तो कर्वेचर कम होता है। जैसे अगर हम ऐसा इस तरह का कर्वेचर बना रहे हैं तो देयर विल बी मोर कर्व ज़्यादा होगा तो रेडियस छोटा होगा। जैसे जैसे हम कर्व को कम करते जाएंगे हम देखेंगे रेडियस ज़्यादा हो गया। तो रेडियस और कर्वेचर के बीच में कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे रेडियस और कर्वेचर के बीच में यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है तो कर्वेचर कम होगा, यहाँ पे रेडियस कम है तो कर्वेचर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे रेडियस और कर्वेचर इसके बेसिस पे देख लेंगे तो हम यहाँ से रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं कि रेडियस इज इनवर्स रिलेशन विथ कर्वेचर। ठीक है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका कर्वेचर कम हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अगर रेडियस बड़ा हुआ तो सर्कल बड़ा, अगर सर्कल बड़ा तो उसकी कर्वेचर कम। तो कर्वेचर के बेसिस पे हम लोगों ने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। नाउ ये तो हम लोगों ने जाना कि व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ जो सर्कल मोशन करे, जिस सर्कुलर पाथ में हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा उस सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस कितनी होगी, इसको हम लोगों ने जाना। अब आगे हमें ये जानना है कि उस सर्कुलर पाथ को ट्रेस करने में वो कितना टाइम लगाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि जब हमारी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा और सर्कल का रेडियस कितना होगा, mv/qb। अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, पाथ। ठीक है। तो अभी देखिए बच्चों कि हम लोगों ने पाया कि जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मान लिया जाए हमने मैग्नेटिक फील्ड ये कंसीडर कर रखे थे और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तो चार्ज पार्टिकल ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली, हमने चार्ज पार्टिकल को यूँ मूव कराया, let the charge particle is considered to be positive and its velocity is considered to be v. Direction of magnetic field is taken inward. So it will trace a circular path and the radius of the path is considered to be r. r रेडियस हम लोगों ने सर्कुलर पाथ का कंसिडर किया था। नाउ क्योंकि एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना पाया हम लोगों ने बच्चों, रेडियस की वैल्यू हमें मिली mv/qb। ना अब हमें कैलकुलेट करना है
कि अगर वो यहाँ से सर्कल ट्रेस करना शुरू किया था तो यहाँ तक आने में उसे टाइम कितना लगा। तो नाउ देखा जाए तो हम कह सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला है हम लोगों का स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को लगाएं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ चार्ज पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, तो हम कहेंगे v स्पीड से चार्ज पार्टिकल हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा था, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, तो हम कहेंगे रेडियस r, और इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 2πr। तो ऐसे लिखा जा सकता है दिस विल इक्वल्स टू 2πr, और इसको करने में जो इसने टाइम लिया वो t है। नाउ t को यहाँ भेज दिया जाए तो हम कहेंगे t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v, और हम लोगों ने vr की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखी है, तो उसे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो पाएंगे 2π, r की वैल्यू कितनी है 2π अपॉन v, और r इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv। सो हमें जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, 2π, v से v कैंसिल आउट हो गया, m अपॉन qv, ये फॉर्मूला हमें मिला। यहाँ से देखना हमें है कि टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का कितना टाइम लगेगा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिला। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानने को मिल रही है बच्चों कि चार्ज पार्टिकल अगर देखा जाए तो फोर्स के फॉर्मूले में क्या होता है, तो फोर्स के फॉर्मूले में हम कहेंगे चार्ज होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और वेलोसिटी होती है, और उनके बीच का एंगल होता है। यहाँ हम लोगों ने एंगल को क्या कर लिया है, यहाँ हमने एंगल को 90 डिग्री कर लिया है। सो वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में से हमारी वेलोसिटी जो मिसिंग है, इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि टाइम पीरियड जो होगा इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे टाइम पीरियड कैसा है, इंडिपेंडेंट रिलेशन में है। इसका मतलब अगर लोअर वेलोसिटी से और हायर वेलोसिटी से भी चार्ज पार्टिकल इंटेक करती है तो उसका रेडियस तो डिफरेंट हो जाएगा। रेडियस का वेलोसिटी से कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो रेडियस बड़ा होगा, वेलोसिटी अगर कम है तो रेडियस छोटा होगा, बट द टाइम टेकन विल ऑलवेज टेकन टू बी कांस्टेंट। दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि टाइम पीरियड का यहाँ से जो रिलेशन मिला है, सेकंड पॉइंट देखना है कि टाइम पीरियड का वेलोसिटी से कैसा रिलेशन है, इंडिपेंडेंट रिलेशन है। सेकेंडली देखेंगे टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड से कैसा रिलेशन है, तो टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड से इन्वर्स रिलेशन है, और टाइम पीरियड का स्पेसिफिक चार्ज से भी कैसा रिलेशन है, तो हम कहेंगे स्पेसिफिक चार्ज से भी इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन ही हम लोगों ने रेडियस में भी पाया था। तो जिस तरह का रिलेशन हम लोगों का टाइम पीरियड का मैग्नेटिक फील्ड से हुआ है, उसी तरह का रिलेशन हम लोगों का रेडियस से भी है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड घटाते हैं टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सेम रिलेशन हम लोग रेडियस में भी पाया था, और स्पेसिफिक चार्ज के भी लिए रिलेशन यही था। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिला है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये जाना। अब देखते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन निकालना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो यहाँ से हम लोगों ने टाइम पीरियड को कैलकुलेट कर रखा है, उसकी वैल्यू रखे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे QB अपॉन 2πm। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी दिस। नाउ अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, और उसकी वैल्यू होती है 2π ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, और लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो QB अपॉन 2πm, 2π को कैंसिल कर लेगा, तो हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो मिलेगा दिस विल इक्वल्स टू QB अपॉन m। यहाँ इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी क्या थी, तो लीनियर वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पाया था, वैल्यू थी v। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पाया, तो दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, सबका फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, QB अपॉन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि जब एक चार्ज पार्टिकल
मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में सच दैट द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स रेडियस इज टेकन टू बी mv अपॉन qb, द पाथ विल बी सर्कुलर, टाइम पीरियड इज टेकन टू बी 2 pi m अपॉन qb, वेयर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, एंड द frequency of this charged particle during circular motion is taken to be qb upon 2 pi m, and angular velocity या angular frequency को कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिला वैल्यू qb upon m। तो ये हम लोगों ने जाना चार्ज पार्टिकल का सेकंड केस व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगले की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा ऑब्लिकली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मीन्स द वेलोसिटी वेक्टर डज नॉट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एज वेल एज 0 और 180 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में हमारा किस तरह का कंडीशन होगा, किस तरह से पाथ होगी। इसमें हम लोगों ने अब कैसा पाथ पाया है, सर्कुलर पाथ पाया है। जब वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड था तो पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन था क्योंकि उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा था। एंड थर्ड हम देखेंगे कि जब हमारा वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली भी नहीं और परपेंडिकुलरली भी नहीं अगर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है।